जिंदगी कई बार हमें ऐसे दौराहे पर लाकर खड़ा कर देती है कि हमें यही समझ नहीं आता कि हम जो कुछ कर रहे हैं सही है या गलत। एक छोटी सी गलती हमारी पूरी जिंदगी को ऐसे तबाह कर जाती है कि हम खुद से ही नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहते। लोग कहते हैं कि जिंदगी में प्यार सिर्फ एक बार होता है, पर क्या यह वाकई सच है? मेरी कहानी से आप इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं और जो मैंने किया उससे कुछ सीख ले सकते हैं कि मेरे जैसी गलती जिंदगी में कोई ना करे। मेरा नाम नंदनी है। यह बात 5 साल पहले की है, जब मैं और राहुल कॉलेज में पढ़ते थे। वह हमारे कॉलेज का सबसे अच्छा लड़का था। जिस दिन उसने मुझे प्रपोज किया, उस दिन मैंने अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझा था। वह कहते हैं ना कि अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो यह कोई कमाल की बात नहीं। कमाल की बात तो तब है जब वह भी आपसे आप जैसी ही मोहब्बत करे। अब मैंने सोच लिया था कि मैं इस मोहब्बत के रास्ते से पीछे नहीं हटूंगी, क्योंकि दुनिया में मोहब्बत करने वाले बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। छोटी सी जिंदगी है जो खत्म हो जाती है। अगले जन्म में किसने क्या बनकर पैदा होना है किसको पता। हमने एक दूसरे को पसंद किया था और एक दूसरे से शादी करने का फैसला किया, पर यह सब इतना आसान नहीं था। हमारे परिवार में शादियां लड़का लड़की की मर्जी से नहीं होती थी और राहुल की सगाई भी उसके पापा के दोस्त की बेटी से तय हो चुकी थी। मुझे यह सब नामुमकिन सा लगता था। हम हर रोज इसी बारे में बात करते कि क्या करेंगे, कैसे होगा यह सब। कई महीनों तक हम प्लान ही बनाते रहे। वह कहता था कि तुम किसी तरह अपने घर वालों से बात कर लो कि मैं किसी को पसंद करती हूँ और फिर बाकी सब मैं संभाल लूंगा। लेकिन मेरे लिए यह बहुत मुश्किल था। जब भी हम इस विषय पर बात करते तो वह यही कहता कि पहला कदम तुमने उठाना है। तुम अपने घर वालों को मना लो, बस फिर सब ठीक हो जाएगा। पर मैं उसको यह कैसे समझाती कि जो वह मुझे करने के लिए कह रहा था वह लड़की की जिंदगी का सबसे मुश्किल काम होता है। मैं कैसे अपने माँ बाप को यह बताती कि मैंने किसी को पसंद किया है। वे तो इतना सुनकर ही मुझ पर बरस पड़ते और ऐसी ऐसी बातें सुनाते जो मैंने कभी नहीं सुनी होती। मैं अपने माँ बाप के सामने कैसे खड़ी हो सकती थी। पर एक दिन राहुल और मुझ में बहस शुरू हुई, जो झगड़े पर जाकर खत्म हुई। आज तुम हमारे लिए इतना नहीं कर सकती तो कल को कैसे जिंदगी की राह में मेरा साथ दे पाओगी नंदिनी? अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत है तो अपने घर वालों से बात करने के बाद ही मुझसे बात करना, वरना हमेशा के लिए मुझे भूल जाना। उसने मुझे दौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। मैं उससे मोहब्बत करती थी और उसे खोना नहीं चाहती थी। वह मेरे लिए सब कुछ था। मैंने किसी तरह अपने अंदर हिम्मत पैदा करके घर वालों से यह बात कर डाली। वे खामोश हो गए और सिर्फ इतना कहा कि उस लड़के से कहो हमसे आकर मिले। जाने क्यों मुझे लग रहा था कि अब सब कुछ बुरा ही होगा। शायद पापा उसे घर बुलाकर बेइज्जत करेंगे या कहीं पुलिस में रिपोर्ट करवा देंगे कि यह लड़का हमारी बेटी को तंग करता है। मेरा दिल 1000 किस्म के अंदेशों से भर गया। पापा ने उसे घर के बाहर मिलने को कहा था और जब तक पापा घर वापस नहीं आए मैं बहुत परेशान होती रही, पर नतीजा मेरी उम्मीद से परे निकला। राहुल ने जैसा कहा था वैसा ही किया और सब संभाल लिया। यूं मालूम होता था जैसे उसने सब पर कोई जादू कर दिया हो। शायद मेरे माता पिता मुझसे इतनी मोहब्बत करते थे जिसका मुझे अंदाजा नहीं था, क्योंकि उन्होंने मेरी बात मान ली थी। नामुमकिन लगने वाला काम इस कदर आसान हो गया। हमारे घर वाले आपस में मिले और रिश्ता पक्का हो गया। हमारे इम्तिहान हो चुके थे। सगाई के 2 महीने बाद शादी थी। राहुल को मुंबई में अच्छी नौकरी मिल गई थी। ऑफिस वाले उसे रहने के लिए फ्लैट भी दे रहे थे। वह मुझे लेकर अलग रहना चाहता था। हालांकि उसके घर वालों को यह बात पसंद नहीं आई।
और उन्होंने उसे मनाने की बड़ी कोशिश की, पर वह अपने करियर के आगे कुछ नहीं देख रहा था। वह एक बार जिस काम को करने का इरादा कर लेता था उसे करके ही दम लेता था। उस समय मुझे राहुल का व्यवहार उसके माता पिता के प्रति बड़ा अजीब लगा था। मैंने भी उसे समझाने की काफी कोशिश की, पर अपनी जिद के आगे वह किसी की नहीं सुनता था और इस तरह हम मुंबई रहने आ गए। हमने जो सोचा था सब वैसे ही होता गया। देखते ही देखते हमारी जिंदगी खुशियों से भर गई। हमने अपना घर सजाया और हम खुशी खुशी रहने लगे। बचपन से ही मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता था। मैं कभी अंधेरे में सोती भी नहीं थी। राहुल ने हमेशा इस बात का ध्यान रखा और हमारे घर में इतनी लाइट्स लगवाई कि वह घर रोशनी से सजा हुआ महल लगता था। मुझे वहां कभी भी डर नहीं लगा। वह मेरी हर जरूरत का ख्याल रखता था। मैं हमेशा यही सोचती थी कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूं। शादी के शुरू के दिनों में हर लड़की को यही लगता है कि जैसे उसे दुनिया का सबसे अच्छा पति मिला हो और वह इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की हो। कुछ लोगों के लिए यह समय 7-8 साल तक भी ठहर जाता है, लेकिन कुछ लोग बदनसीब होते हैं और जल्दी ही यह समय खत्म हो जाता है। शादी को 1.5 साल गुजरा था जब राहुल के ऑफिस वालों ने उसे बाहर जाकर काम करने की ऑफर दी और उसने मुझसे बिना सलाह किए ही हाँ कर दी। आप मुझे छोड़कर जाएंगे इतनी दूर और आपने एक बार भी मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा? इतना तो मेरा हक बनता था कि मैं शिकायत कर सकती थी। इतने जज्बाती मत बनो नंदिनी। मैं सिर्फ 1 साल के लिए जा रहा हूँ और इतनी अच्छी ऑफर मैं कैसे ठुकरा सकता हूँ? आखिर मैं यह सब हमारे लिए ही तो कर रहा हूँ। वह सामान पैक कर रहा था। नहीं, मैं आपसे दूर नहीं रह सकती। हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ। आप मेरे साथ रहें बस। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं जज्बाती होकर रोते हुए उसके गले लग गई, पर वह बिल्कुल भी नहीं पिघला था। मुझे ऐसे लगा जैसे मैं उस इंसान को जानती तक नहीं। उसने मुझ पर कोई पकड़ नहीं डाली, बल्कि मुझको खुद से अलग करके बात शुरू की। कम उम्र जज्बाती लड़कियों की तरह पेश मत आओ। कब तक हम इस 2 कमरे के फ्लैट में पड़े रहेंगे? क्या हमने अपना घर नहीं बनाना? अभी तुम जज्बाती हो रही हो, कल को तुम ही कहोगी अपना घर नहीं है, बड़ी कार नहीं है, तब तुम भी इस मौके के लिए पछताओगी और मैं भी। समझने की कोशिश करो, मैं यह सब हम दोनों के लिए कर रहा हूँ और सिर्फ 1 ही साल की बात है। मैंने कहा, अगर यही बात समझानी थी तो 2-4 हफ्ते पहले बताते। मुझे संभलने का थोड़ा वक्त तो देते। प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलो। मैं किसी भी हाल में रह लूंगी। प्लीज मुझे अपने आप से जुदा मत करो। मैं उसके आगे गिड़गिड़ा रही थी। उसने मुझ पर एक नजर डाली और ऐसे सांस ली जैसे मुझसे तंग आ गया हो। उसने मुझे उठाया और कहा, प्लीज मुझे बस 1 साल का वक्त दे दो, फिर मैं तुम्हें कभी अपने आप से अलग नहीं करूंगा। और वह पैसा कमाने की होड़ में मुझसे दूर लंदन चला गया। मैं सिर्फ आंसू बहाती रह गई। वह 1 साल का कहकर गया था, जिसमें से 6 महीने मैंने अपने माँ बाप के घर बिताए, पर जब वहां भी दिल नहीं लगा तो मैं वापस चली आई। राहुल के कहने पर मैंने एक स्कूल में नौकरी ज्वाइन कर ली। दिन गुजर जाता था, पर रात को घर आना होता था और रात बहुत लंबी लगती थी। जैसे जैसे 1 साल गुजरा, तब मैंने उससे पूछा कब आएगा, तो उसने कहा कुछ महीने और लगेंगे, काम बहुत बढ़ गया है। मैंने उसकी बात समझी और सब्र से उसका इंतजार करने लगी। वह पहले हर रोज कॉल करता था, फिर हफ्ते में 1 बार कॉल करने लगा और फिर तो जैसे मुझे कॉल करना ही भूल गया। लंदन और भारत के समय में लगभग 6 घंटे का अंतर था। मैं रातों को जाग कर भी उसके फोन का इंतजार करती, पर मेरा इंतजार बेकार ही जाता और जब भी बात होती थी तो वह मुझे कुछ बदला बदला सा लगता था। इसी बीच एक सहेली मिली जिसकी शादी मेरी शादी के आसपास हुई थी। उसकी गोद में 5 महीने का चांद सा बेटा था। क्या तुम्हारी कोई संतान नहीं है?
उसने सामान्य अंदाज में पूछा। अभी तक तो नहीं है। मेरा अंदाज सामान्य नहीं था। मैं बहुत उदास थी। अपने पति से कहो अब बस करे और वापस आ जाए। अपनी फैमिली शुरू करो। अपनों के साथ से ज्यादा कुछ जरूरी नहीं होता। उसे कहो कि तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, वह बस वापस आ जाए। सहेली ने प्यार से समझाया और मैंने यही बात राहुल से की तो वह गुस्सा हो गया और मुझे बुरा भला कहने लगा। उसने कहा, तुम्हारी सोच भी आम लड़कियों जैसी निकली, जो सिर्फ पति और बच्चों में ही अपनी खुशियां ढूंढती हैं। पर मेरी सोच तुमसे अलग है। मेरी अपनी भी कोई जिंदगी है। मैं भी चाहता हूं कि मैं ज्यादा पैसे कमाऊं, क्योंकि इस दुनिया में जो ज्यादा पैसे कमाता है वही कामयाब और खुश रहता है। लेकिन तुम यह बात कभी नहीं समझोगी। उसके शब्द मेरे कानों पर हथौड़े जैसे पड़ रहे थे। उसने गुस्से से कहा और कॉल काट दी। और आज उसकी बात सुनकर मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये वही राहुल है जिसे मैंने प्यार किया था। आज उसकी सोच मुझसे अलग हो गई। समय गुजरने लगा। राहुल से संपर्क कम होने लगा। जब भी उसे कॉल करती वह व्यस्त रहता। इसी तरह 3 साल गुजर गए। मैंने भी खुद को वक्त के ढर्रे पर छोड़ दिया था। कभी कभी दिल में दर्द उठता कि कहीं राहुल मुझे भूल तो नहीं गया, कहीं वह मुझे धोखा तो नहीं दे रहा। और जब मैं यही बात राहुल से कहती तो वह मुझे डांट देता। बेकार की बातें मत करो नंदिनी, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा हूं, बस पैसे कमाने की होड़ में लगा हूं। तुम्हें तो पता है आजकल पैसे के बिना कुछ भी नहीं है। मैंने राहुल की बात पर विश्वास कर लिया था और उसका इंतजार करने लगी थी। इसी बीच हमारी बिल्डिंग में एक सिंगर रहने आया। उसका नाम रणवीर था। उसने मेरे फ्लैट के सामने वाला ही फ्लैट लिया था। उसकी आवाज में बहुत दर्द था। वह गाना गाता था तो ऐसा लगता था बस सुनते रहो। आते जाते सामना भी हो जाता और हाय हेलो भी, पर इससे ज्यादा कोई बात नहीं हुई। वह एक अच्छा इंसान लगता था। एक दिन उसने दरवाजे पर दस्तक दी। उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। उसने कहा, सॉरी, क्या मुझे एक गिलास दूध मिल सकता है? बाहर बारिश हो रही है और मुझे चाय की तलब हो रही थी। मैंने उसे एक गिलास दूध दिया और दरवाजा बंद कर लिया। अगले दिन वो उसी गिलास में मिल्क शेक लेकर आया तो मैंने कहा, इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत थी मिस, कुछ लिया है तो कुछ वापस भी तो करना था। और मेरी माँ कहती थी कि किसी के घर खाली बर्तन कभी वापस नहीं करते। वह बहुत सम्मान से बोलता था। उसकी मुस्कुराहट बहुत जादू भरी थी, जैसे उसे कोई गम ना हो। कभी मैं भी ऐसी ही थी, पर अब मेरे पास सिर्फ उदासी और इंतजार था। उसने एक नजर घर के अंदर झांका। लगता है आपको रोशनी बहुत पसंद है, उसने अंदाजे से कहा। नहीं, मुझे अंधेरों से नफरत है, मैंने कहा। जानती हैं, कभी कभी अंधेरे इतने बुरे भी नहीं होते, क्योंकि उनके बाद रोशनी आने की उम्मीद होती है, उसने मुस्कुराकर कहा। और मैं उसकी बातों की गहराई में खो गई। उसने मेरी आंखों के सामने चुटकी बजाई। आप कहाँ खो गई? मैं चौंकी। कहीं नहीं, मैंने चौंक कर कहा और दरवाजा बंद कर लिया। एक रात अचानक मेरे फ्लैट की सारी लाइट्स बंद हो गई। मैं घबरा गई। मेरा डर मुझ पर हावी होने लगा। मैंने सिक्योरिटी वालों को कॉल करनी चाहिए, पर किसी ने कॉल नहीं उठाई। मेरी हालत खराब होने लगी। मुझे टॉर्च भी नहीं मिल रही थी। डर के मारे मेरे पसीने छूटने लगे थे। मैं अपने घर में कभी भी अंधेरा नहीं रखती थी। रात को सोते हुए भी मेरे पूरे घर की लाइट्स ऑन रहती थी। लेकिन अब अचानक लाइट के चले जाने से मेरे दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। मैंने खुद को रिलैक्स करने की बहुत कोशिश की, पर मेरी घबराहट मुझ पर हावी होने लगी और मैं बिना कुछ समझे ही बाहर निकल आई। डर के मारे मुझे ये भी होश नहीं रहा कि मैं इस समय किस हुलिये में हूं। मैंने एक नेट की मैक्सी पहन रखी थी, जिसकी डोरियां बांधने तक का भी मुझे होश नहीं रहा था। मैं फ्लैट से बाहर निकली और रणवीर के फ्लैट का दरवाजा खटखटाया। मुझे याद है, जैसे ही उसने दरवाजा खोला मैं बेहोश हो गई। अगर वह मुझे नहीं थामता तो मैं जमीन पर गिर पड़ती। जब मेरी आंख खुली
तो मैं अपने कमरे में थी। मेरे फ्लैट्स की लाइट वापस आ गई थी। सुबह होने वाली थी। मुझे होश में आता देख रणवीर ने मेरी तरफ एक जूस का ग्लास बढ़ाया। मैं यहाँ कैसे आई? मेरा सिर अभी भी चकरा रहा था। उसने बताया, आप बेहोश हो गई थी। उसने पूछा, आपको क्या हुआ था? मैं अंधेरे से फोबिक हूँ, मैंने सिर झुकाकर कहा। और तभी मुझे याद आया कि घर से निकलने से पहले मेरे कपड़े बहुत खराब हालत में थे। खुद पर नजर डाली तो मैंने ऊपर से एक गाउन भी पहन रखा था। हालांकि मुझे याद है मैंने यह गाउन खुद से नहीं पहना था। गाउन के नीचे मैंने वही मैक्सी पहनी हुई थी जो मैंने रात को पहनी थी। मैंने एकदम रणवीर की तरफ नजर की तो वह नजरें चुरा गया। वह खुद ही कहने लगा कि अब रात को जिस हुलिये में मेरे पास आई थी मुझे अच्छा नहीं लगा। आपको अपनी बाहों में उठाकर मैं आपको फ्लैट तक तो ले आया, लेकिन मुझे लग रहा था अगर आप होश में नहीं आई तो मुझे डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, और डॉक्टर के सामने इस हुलिये में आना ठीक नहीं था। इसलिए मैंने आपकी अलमारी से यह गाउन निकालकर आपको पहना दिया था। मैंने अविश्वास और गुस्से से रणवीर की तरफ देखा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शरीर को हाथ लगाने की। मेरे चेहरे पर गुस्से के भाव देखकर रणवीर हड़बड़ा गया। कहने लगा, देखिए मिस अजनबी, मैंने गलत इरादे से यह सब नहीं किया, बल्कि मैंने तो आपको लोगों की बुरी नजर से बचाना चाहा था। लेकिन आप मेरा विश्वास करें, मैंने गाउन पहनाते हुए अपनी आंखें बंद कर ली थी। मैंने आपको बिल्कुल भी नहीं देखा। उसे इतना हड़बड़ाता देखकर मेरी हंसी छूट गई। मैंने कहा, मेरा नाम मिस अजनबी नहीं नंदनी है। मुझे नॉर्मल होता देखकर रणवीर भी नॉर्मल हो गया। कहने लगा, आप अंधेरे से इतना डरती हैं और फिर भी अकेले रहती हैं। वह हैरान था। मैंने उसे बताया, मैं अपने पति के साथ रहती थी, पर अब वह लंदन में है, इसलिए अकेले रहना मेरी मजबूरी है। अपने माँ बाप के घर भी गई थी, पर अब नहीं जाती। मैंने लव मैरिज की थी और इसीलिए मेरे माँ बाप मुझे ही दोषी ठहराते हैं। कहते हैं उसने तुम्हें छोड़ दिया है। जो फैसले इंसान अकेले करता है उनके नतीजे भी उसे अकेले ही भुगतने पड़ते हैं। 3 साल हो गए, लेकिन राहुल ने पलटकर मेरी खबर तक नहीं ली। बस फोन पर बात होती है। कहता है जल्दी लौट आऊंगा, और मैं 3 साल से उसका इंतजार कर रही हूँ। आज मेरे सब्र का पैमाना भर चुका था। मैं फूट फूट कर रोने लगी। वह तसल्ली देने लगा, पर वह भी घबरा गया। आपके पति को आपको यूं अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। अब तो इतनी प्यारी सी इंसान है, आपको कोई अकेला कैसे छोड़ सकता है? आपका पति बहुत ही बदनसीब है जो आप जैसी पत्नी को छोड़कर चला गया। कहते कहते रणवीर की आंखों में दिल में उथल पुथल मचा देने वाली चमक आई थी। मैं रणवीर की आंखों को चमक देखकर घबरा गई थी, और उसकी आंखें मुझे कुछ संदेश दे रही थी जो मैं जानबूझकर नजरअंदाज कर रही थी। मैं मोहब्बत के लिए तरसी हुई थी और नहीं चाहती थी कि किसी कमजोर पल का शिकार हो जाऊं। इसलिए मैंने जल्दी से उससे नजरें चुरा ली। वह कहने लगा, फोबिया बहुत बुरी चीज है। आपको पता है, मुझे भी बहुत सारी चीजों से फोबिया है। वह अपने फोबिया के बारे में बताने से पहले कुछ डरा हुआ सा लगने लगा। कौन सा फोबिया? मैंने दिलचस्पी से पूछा। यह है कि किसी छोटे बच्चे के साथ मैं अकेला ना रह जाऊं, तो मैं कैसे उसे संभालूंगा। और आपको पता है, जब मैं छोटा था तो गुब्बारों से डरता था, और अभी मैं कॉकरोच और छिपकली से डरता हूँ। और तो और, जब मैं गैस पर दूध उबलने रखता हूँ तब भी मुझे डर लगता है। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगता है। जब दूध ऊपर आता है तो मुझे लगता है कि सारा दूध फैल जाएगा और मुझे किचन साफ करना पड़ेगा। यह भी मुझे फोबिया है। वह बोले जा रहा था और मैं बेइंतहा हंसे जा रही थी। उसने अपने डर के ऐसे ऐसे रीजन बताए थे कि मेरी हंसी छूट पड़ी थी। वह कुछ देर रुका और उसने मुझे दिलकश अंदाज में देखते हुए कहा, नंदिनी जी, आपको पता है, आपकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है। जी चाहता है आप हंसती रहें और मैं आपको देखता रहूं।
मैं उसकी बातों को सुनकर चुप हो गई। आज 3 साल बाद ऐसा हुआ था कि किसी ने मेरे साथ ऐसी बातें की थी और मुझे अच्छा लग रहा था, नहीं तो मैं राहुल को याद करके हमेशा रोते रहती थी। कभी किसी से मिलती जुलती भी नहीं थी। अब तो मैं अपने माँ बाप से भी नहीं मिलती थी। आसपास के पड़ोसी से किसी से भी बात नहीं होती थी। सारी सहेलियां छूट गई थी क्योंकि सब मुझे राहुल के बारे में पूछते थे। कोई कहता था राहुल ने तुम्हें धोखा दिया है, वह अब लौटकर नहीं आएगा। तो कोई कहता तुम्हें उसकी परवाह क्यों है जब वह तुम्हें भूल चुका है और तुम भी अपनी एक नई दुनिया बसाओ। तो कोई कहता पत्नी अगर चाहे तो अपने पति को अपने मंगलसूत्र की डोर से बांधकर हमेशा अपने पास रख सकती है। शायद तुम्हारी मोहब्बत की डोर ही कच्ची थी जो तुम अपने पति को बांध कर ना रख सकी। लोगों की ऐसी ऐसी बातें सुनकर मैं और भी ज्यादा उदास हो जाती थी। इसलिए मैंने लोगों से मिलना जुलना ही छोड़ दिया था। लेकिन आज जब रणवीर ने मेरे साथ ऐसी बातें की तो दिल में नए तरंग बजने लगे। उसकी बातें मुझे अच्छी लग रही थी। ऐसा लग रहा था आज बरसों बाद मेरे सामने कोई मेरा अपना बैठा है। मैंने उदास होते हुए कहा, हाँ, जमाना कहता है तुम्हारी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है, फिर हंसने भी नहीं देता। मैंने आह भरकर कहा। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। वह मेरी आंखों में देखते हुए दिलकश अंदाज में गुनगुनाने लगा और फिर मेरा मूड भी एकदम नॉर्मल हो गया। उन 2 दिनों में रणवीर ने मेरा बहुत ख्याल रखा। राहुल ने तो मुझे कॉल तक नहीं की, पर रणवीर की एक बात ने मुझे फिक्र में डाल दिया। वह बोला, आपके पति 1 साल का कहकर गए थे और 3 साल तक नहीं आए। कहीं उन्होंने वहां दूसरी शादी तो नहीं कर ली? माफ कीजिएगा, पर मैं भी इसी तीर का घायल हुआ हूं। मेरी मंगेतर भी बाहर पढ़ने गई थी और 6 महीने बाद उसने यह कहकर रिश्ता तोड़ दिया कि उसे कोई और मिल गया है। वे हमें इंतजार करने के लिए छोड़ जाते हैं और फिर भूल जाते हैं। यह कितना आसान होता है उनके लिए। रणवीर की आंखें नम हो गई। वह आंसू छुपाता हुआ वहां से चला गया। पर उसकी बातें मेरे दिमाग में घर कर गई। मैंने राहुल को कॉल की तो मैं हैरान रह गई। कॉल किसी लड़की ने उठाई थी। वह मुझसे पूछने लगी, आप कौन हैं? राहुल का फोन किसी लड़की ने उठाया था। जिस समय मैंने फोन किया था उस समय लंदन में 2 या 3 बज रहे होंगे और इस समय राहुल का फोन कोई लड़की उठा रही थी। इस बात का क्या मतलब था? सामने से वह लड़की पूछती रही और मैं बिना पूछे ही जान गई कि वह कौन हो सकती है। मेरा पति कहता था कि वह अकेला रहता है। एक छोटा सा कमरा है जहां पर वह रहता है और ऐसे छोटे कमरे में अगर एक औरत फोन उठा रही है, वो भी रात के इस समय, तो वह औरत कौन हो सकती है? यह बात तो कोई बेवकूफ भी समझ सकता था। मैं पागल थी जो उसका 3 साल से इंतजार कर रही थी। जब वह वापस नहीं आ रहा था तो इसका मतलब यही है कि उसकी सारी जरूरतें पूरी हो रही थी। उसे वहीं पर वह सब कुछ मिल रहा था, तो वह यहाँ आकर क्या करेगा? मैं समझ गई। मेरा पति वहां किसी से रिश्ता जोड़ चुका है और यह औरत वही थी जो मेरे पति के साथ रह रही थी। इसी की वजह से मेरा घर बर्बाद हुआ था और मेरा पति मुझसे बेवफाई कर चुका था। मैं सारी रात रोती रही। मेरी मोहब्बत बदल गई, पराई हो गई। मैं तो बर्बाद हो गई। मेरी वह मोहब्बत जिसके बिना मैं जीने की सोच भी नहीं सकती थी, उसने अपना आशियाना अलग बसा लिया था। उस रात मैं फूट फूट कर रोई थी। रणवीर की बातें सही थी। राहुल वहां जाकर मुझे भूल गया था। मेरा राहुल मुझे भूल गया था। उस रात रोते रोते कब मेरी आंख लगी मुझे पता ही नहीं चला और जब अगले दिन मेरी आंख खुली तो सुबह के 10 बज रहे थे। मेरा पूरा शरीर बुखार से तप रहा था। आज मुझे अकेलापन कुछ ज्यादा ही महसूस हो रहा था। रोते रोते मेरी आंखें सूज चुकी थी। राहुल ने मुझे क्यों धोखा दिया था? उसने मुझसे बेवफाई क्यों की थी? वह तो मुझसे मोहब्बत के दावे करता था, फिर कैसे इतनी जल्दी भूल गया? मैंने पूरा दिन कुछ नहीं खाया। मेरा बिस्तर से उठने का मन भी नहीं कर रहा था
और मैं दोबारा रोते रोते ही सो गई। और दोबारा मेरी आंख दरवाजा बजने की आवाज से खुली। मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला तो सामने रणवीर खड़ा था। वह मेरे लिए कुछ फ्रूट्स लेकर आया था, पर मेरा चेहरा देखते ही वह समझ गया कुछ गलत हुआ है। उसने पूछा, क्या हुआ आपको? मैंने तबीयत खराब होने का बहाना बनाया और जल्दी से फ्रूट्स लेकर दरवाजा बंद कर लिया। उसने दरवाजा खटखटाया और कहा, प्लीज मुझे अंदर तो आने दें। पर उस समय मैं सिर्फ तन्हा रहना चाहती थी। अब मैं फिर से राहुल को याद करके फूट फूट कर रोई। शाम को मौसम बहुत खराब हो गया। बिजली कड़क रही थी, शायद बारिश होने वाली थी। ऐसे में लाइट जाने के डर से मैं किचन में गई ताकि अंधेरा होने से पहले कैंडल जलाकर कमरे को रोशन कर सकूं। पर अभी किचन में कैंडल ढूंढ ही रही थी कि पूरा घर अंधेरे में डूब गया। फिर से लाइट्स खराब हो गई। मैं फिर रणवीर की तरफ भागी। इस बार जैसे ही उसने दरवाजा खोला, मैं नहीं, मेरा जमीर बेहोश हो गया था। उसकी बाहों में मैं समाते हुए सारा डर भूल गई। मैंने उसे कसकर पकड़ लिया और फिर उसने भी इस तरह मुझे अपनी आगोश में भर लिया जैसे कि वह भी मुझसे बहुत प्यार करता था। उसने दरवाजा बंद किया और मुझे अपनी बाहों में उठाकर बेडरूम में ले गया। मेरा शरीर पहले से ही बुखार से तप रहा था और उसके छुअन से तो जैसे मैं जलने लगी। मुझे बहुत ज्यादा पसीना आ रहा था। उसने मेरे चेहरे और कांपते होठों पर हाथ फेरा। फिर तो मेरी आंखों से मानो आंसुओं का गुबार फूट पड़ा हो। उसने मेरे कांपते होठों को चूम लिया और फिर तो मुझे होश ही नहीं रहा कि मैं क्या कर रही हूं। उसने मुझे बिस्तर पर लिटाया और अपनी शर्ट उतारने लगा। उसका गठीला शरीर देखकर तो मैं दंग रह गई। वह मुझे ऐसी मदहोश निगाहों से देख रहा था कि मैं भी मदहोश हुए जा रही थी। वह मेरे पास आया और बेइंतहा मुझे चूमना शुरू कर दिया। फिर जो हुआ, मैं तो बरसों की तरसी हुई थी और आज मेरे दिल की बंजर जमीन जो एक बूंद के लिए तरस गई थी, रणवीर ने उसको अपने प्यार की बारिश से पूरी तरह भिगोकर छोड़ दिया था। सुबह हुई तो वह मेरे लिए चाय बनाकर लाया। मैं रात को जो कुछ हुआ उसे सोचकर शर्मिंदा महसूस कर रही थी। उसने मेरी आंखों को जैसे पढ़ लिया था। उसने मुझे बाहों में लिया और मेरी आंखों में आंखें डालकर बोला कि कुछ गलत नहीं हुआ, हमने कोई गुनाह नहीं किया। मैंने उसे राहुल के बारे में बता दिया था। उसने कहा, उसे भूल जाओ, अब हम एक नई शुरुआत करते हैं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और क्या तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनना चाहोगी? उसकी बातें सुनकर मेरी आंखें नम हो गई। अगले कुछ दिन मैंने और रणवीर ने बहुत हंसी खुशी बिताई। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। अब हम हर रोज बाहर जाते, एक दूसरे से ढेर सारी बातें करते। उसकी खूबसूरत आवाज मेरे जख्मों पर मरहम रखती। जब मैं उसके साथ होती थी तो सब भूल जाती थी। उसके साथ मुझे अजीब तरह की खुशी मिलती थी जो मैंने कब से महसूस नहीं की थी। एक सुबह अचानक राहुल की कॉल आई। शादी की सालगिरह मुबारक हो। मैं यहाँ आ रहा हूँ मेरी जान, तैयार रहना। मैं शाम तक घर पहुंच जाऊंगा। कैसा लगा तुम्हें मेरा एनिवर्सरी गिफ्ट? मैं हैरान रह गई, इतनी घबरा गई कि मुझे बोलने को शब्द नहीं मिल रहे थे। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि यह सब क्या कर रही थी मैं। मुझसे इतना बड़ा क्या गुनाह हो गया। मैं घबरा गई। मन ही मन अजीब अजीब ख्याल आने लगे। मैं राहुल से नजरें कैसे मिलाऊंगी? मैंने खुद को आईने में देखा और खुद को ही गालियां निकालने लगी। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो नंदिनी? कैसे शरीर की भूख मिटाने के लिए किसी गैर मर्द के साथ सो सकती हो? क्या तुमसे थोड़ा और सब्र नहीं रखा गया? मैंने खुद को कभी इतना गिरा हुआ महसूस नहीं किया था। यह मैंने क्या कर डाला? मैंने खुद से इस कदर गुस्सा थी कि खुद को ही खत्म कर देना चाहती थी। मैंने जैसे ही अपनी कलाई पर चाकू चलाना चाहा, पीछे से रणवीर ने आकर मुझे रोक लिया। तुम पागल हो गई हो, यह क्या कर रही हो? वह बेहद परेशान था। मैंने रोते हुए कहा,
वह आ रहा है। उसने मुझे धोखा नहीं दिया, बल्कि मैंने उसे धोखा दिया है। मैं तो अब तुम्हारी हो चुकी हूँ, तन और मन दोनों से। मैं कैसे राहुल से नजरें मिला पाऊंगी? अब मेरा मर जाना ही बेहतर है। यह गुनाह मुझसे कैसे हो गया? मुझ पर एक पागलपन का दौरा सा पड़ने लगा था। मैं चिल्लाने लगी थी, मुझे मर जाने दो रणवीर, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। रणवीर ने मुझे अपनी दोनों बाजुओं से पकड़ लिया और कहने लगा, नंदिनी, होश में आओ। जो कुछ हमने किया वह गुनाह नहीं, हमारी मोहब्बत थी। मोहब्बत करता हूं मैं तुमसे, बे इंतहा, बेहद, बेहिसाब। वह जोर से चिल्लाया। मैं हैरान रह गई। हाँ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। वो मैं ही था जो तुम्हारे फ्लैट की लाइट्स ऑफ कर देता था। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ नंदिनी। मैंने यह सब इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सोचो वे पल जो हमने साथ बिताए, कितने हसीन थे। अगर तुम चाहो तो सारी जिंदगी ऐसे ही हसीन हो सकती है। हम हमेशा साथ हो सकते हैं, उसने कहा। मैं हैरान रह गई। वे पल सिर्फ एक गलती थी, एक भयानक गलती, जिस पर अगर सारी उम्र भी पछताया जाए तो कम है। मैं गुस्से के मारे जोर से चिल्लाई। मैंने कहा, रणवीर, तुम एक गिरे हुए आदमी हो जिसने मुझे पाने के लिए बहुत ही घटिया और ओछा रास्ता अपनाया। आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तुम एक घटिया इंसान हो। तुम मेरा घर बर्बाद करना चाहते थे और इसे मोहब्बत कहते हो? यह मोहब्बत नहीं। मैं मर जाऊंगी पर कभी तुम्हारी तरफ कदम नहीं बढ़ाऊंगी। मैं बेहद गुस्से में थी। मैंने उसे धक्का दिया। मैंने कहा, निकल जाओ मेरे घर से अभी और इसी वक्त। मैं गुस्से में दीवानी सी हुए जा रही थी, उसे धक्के मार रही थी, लेकिन उसने आगे बढ़कर मुझे अपनी बाहों में ले लिया और कहने लगा, तुम्हें मोहब्बत की पहचान नहीं है नंदिनी। तुम्हें इश्क का एहसास महसूस करना नहीं आता। शायद मेरा तरीका गलत था, पर इरादा नहीं। मेरे हालात मेरे खिलाफ हैं, पर मेरी मोहब्बत सच्ची है। मैं तुमसे शादी करूंगा। तुम बस अपने पति से तलाक ले लो। इसमें भी मैं तुम्हारी मदद करूंगा और मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें कभी अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। तुम एक बार बस मेरा हाथ थाम लो, बाकी सब मेरी प्रॉब्लम है। वह रोते हुए बोला। मैंने उसे धकेलते हुए कहा, तुम्हारा हाथ थामकर मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह किया है, पर अब बस। गुनाहों से शुरू होने वाले रिश्ते कभी मोहब्बत के रिश्ते नहीं होते। दफा हो जाओ यहां से। मैंने उसे एक थप्पड़ रसीद किया और घर से निकल जाने को कहा। मैंने सोच लिया था कि मैं राहुल को सब बता दूंगी। राहुल शाम को घर आया। जाने क्यों मुझे वह कुछ बदला बदला सा लग रहा था। हमने साथ खाना खाया। वह मुझे लंदन के बारे में बताने लगा। आखिर मैंने उससे बात करने की सोची। जैसे ही मैंने बात शुरू की, उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगा, नंदिनी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है और मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात समझ जाओगी। मुझे गलत मत समझना। इंसान सारी उम्र एक सा नहीं रहता। मैं भी बदल गया हूं। मैंने लंदन में किसी से शादी कर ली है। वह मां बनने वाली है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूं और यहाँ सिर्फ तुम्हें इस रिश्ते से आजाद करने आया हूं। मैंने तुम्हारे अकाउंट में कुछ रकम डाल दी है। तुम्हें और कुछ चाहिए तो मुझे बताओ। मैं चाहता हूं कि हम एक अच्छे दोस्त की तरह विदा हों। राहुल ने मेरे सामने तलाकनामा रखते हुए कहा और वह चला गया। मेरे तो पैरों की जमीन जैसे किसी ने खींच ली हो। मैं बदहवास होकर रणवीर के फ्लैट की तरफ भागी और वहां जाकर मैंने जो मंजर देखा, मैं तो जैसे पत्थर बन गई। उसके फ्लैट के बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई थी और 2 लोग स्ट्रेचर पर कफन में लिपटी एक लाश को फ्लैट के बाहर निकाल रहे थे। वह रणवीर था जिसने खुदकुशी कर ली थी। मैं अपने घुटनों के बल गिरती चली गई और फूट फूट कर रोने लगी। मेरे कड़वे शब्दों को वह बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैंने एक निर्दोष को अपनी जिंदगी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। किस्मत ने मेरे साथ कैसा खेल खेला। अब मेरे पास पछतावे के सिवा और कुछ नहीं था। मुझे अपनी जिंदगी से नफरत थी। अब मुझे
अंधेरे से डर नहीं लगता था, क्योंकि अब अंधेरा ही मेरा नसीब बन गया था। अब मुझे किसी खुशी का, किसी के प्यार का इंतजार नहीं था। मैं जिंदगी बस किसी तरह काट रही थी। मगर कुछ समय बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूं और मैंने बेटे को जन्म दिया। अब मेरी जिंदगी में मेरा भी कोई अपना आ गया था। कितने दिनों बाद मेरी जिंदगी में कोई खुशी आई थी। ये मेरे और रणवीर के प्यार की निशानी था। मैं उस दिन रणवीर को याद करके बहुत भावुक हुई और मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो मरकर भी मेरी तन्हाई और अंधेरे हमेशा के लिए दूर कर गया। उसने सच कहा था कि कभी कभी अंधेरे इतने बुरे नहीं होते, क्योंकि उन्हीं के बाद रोशनी आने की उम्मीद होती है। काश वो खुद भी इस बात को नहीं भूलता, तो आज हम साथ होते, तो जिंदगी कुछ और ही होती। खैर, कहते हैं ना कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमा, मगर फिर भी कम निकले। इंसान की काश वाली ख्वाहिशें कभी खत्म नहीं होती, कोई ना कोई काश रह ही जाती है। पर आज मैं अपने बेटे के साथ बहुत खुश हूँ। जिंदगी से कोई शिकवा या गिला नहीं है। मैं आपसे भी यही कहना चाहती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, उम्मीद ना खोए, क्योंकि हर रात के बाद सुबह का आना लाजमी है। अगर आप खुद के नाम की या किसी अपने के नाम की कहानी लिखवाना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताएं। दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। प्लीज दोस्तों, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाएं, ताकि मैं ऐसी ही रोचक और मन को छूने वाली कहानियां आपके लिए लाती रहूं।